नमस्कार दोस्तों। सरकार सरेंडर है। सरकार सरेंडर है इस देश की बेरोजगारी के सामने। सरकार सरेंडर है इस देश के अधिनायकवादियों के सामने। सरकार सरेंडर है सत्ता के लिए और सरकार सरेंडर है उनके लिए जो देश में अन्याय करते हैं। सरकार झूठ बोलती है, सरकार नफरत फैलाती है और सरकार अन्याय करती है। जी हां, यही पहचान है नरेंद्र मोदी की और उनकी डबल इंजन की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार की। यही डबल इंजन है और इस डबल इंजन को अब पूरे देश में खुद देखने को मिल रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी हां, आज यही हालात है। इन्हीं हालात पे आपसे बात करूंगा और कैसे ये सरेंडर सरकार में क्या क्या हो रहा है इसको आप समझिएगा। तो सबसे पहले इस देश के अंदर बेरोजगारी इतनी ज्यादा चरम पर है कि सिर्फ 1 साल के भीतर करीब 14,500 लोग युवा आत्महत्या कर लेते हैं। 14,500 युवा बेरोजगारी के कारण सिर्फ 1 साल में आत्महत्या कर लेते हैं। इतने बच्चे आत्महत्या कर लेते हो और उस देश की सरकार को शर्म ना आती और वो कहती हो हम दुनिया के चौथी तीसरी पता नहीं कौन सी बड़ी इकोनॉमी है, अपने युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में ना हो। और जब कुछ पदों के लिए आवेदन निकले, सिपाही के पद के लिए आवेदन निकले, तो उसमें पीएचडी, इंजीनियर और जैसे तमाम डिग्रीधारी आवेदन करें कि नौकरी मिल जाए। यानी कितनी बुरी दशा है, कितने बुरे हालात हैं, यह इसको प्रदर्शित करता है। एक एक पद के पीछे लाखों लोग खड़े हों तो आप सोचिए आज कहां ला करके देश को खड़ा कर दिया। किसी बड़े पद के लिए नहीं, इतने छोटे छोटे पदों के लिए। यदि यह हालत है तो अपने आप में शर्मनाक और इससे ज्यादा दर्दनाक नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, इससे भी दर्दनाक स्थिति है कि इस देश के अंदर दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। उन्हें दोयम दर्जे का बना के रखा जाएगा और उन्हें मरने मारने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। तो यह हालत है। चाहे आप कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, आपको यह दिखाया जाएगा कि नहीं, आप बिल्कुल दयनीय है, आप बुरी स्थिति के व्यक्ति। आपने देखा देश का सर्वोच्च पद है न्यायपालिका का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद, और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर मनुवादी मानसिकता का वह वकील जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो जूता मारता है, फेंकता नहीं है, मारता है उनकी कुर्सी पे इस जगह लगा कान के पास। अब आप सोचिए इतनी बुरी दशा हो, वो और उनके साथी वकील जो जस्टिस थे, वो दोनों लोग अचंभित हो गए, भौचक रह गए, ये क्या है। लेकिन साहब ये हो रहा है। उन्होंने तो बहुत बड़ा दिल दिखा दिया। इतना बड़ा दिल सामान्य तौर पे कोई दिखा नहीं पाता। बहरहाल उधर एडीजीपी रैंक पे आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि मनुवादी ताकतों ने उन्हें इतना परेशान किया, इतनी बुरी स्थिति में वो किया और उनके खिलाफ साजिशें रची कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई। और वो गरीब हरिओम, उसके तो कोई सहारा नहीं था, तो उसको पीट पीट के मार डाला। यानी एक जगह मार पाएंगे तो जूता मार देंगे, एक जगह इतना प्रताड़ित कर देंगे कि आप मर जाओ, और एक जगह आपको इस तरह से मारेंगे, इतना मारेंगे कि आप मर जाओ। वही किया गया। अब उसके पक्ष में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और सब खड़े हो जाते हैं इन तीनों के।
पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के एससी सेल ने पूरे देश में प्रोटेस्ट किया है। और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो पंजाब के इतिहास में पहले दलित सीएम जिन्हें कांग्रेस ने बनाया था, राहुल गांधी ने बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था, जहां पंजाब में कोई सपने में नहीं सोच सकता था, काशीराम जो दलित चिंतक थे और उसके लिए सोचते थे, वो काशीराम खुद नहीं बना पाए कभी। और उनको यह समझ में आ गया था कि पंजाब में कुछ नहीं हो सकता, तो वो यूपी गए, लेकिन उसी पंजाब में वह क्रांति राहुल गांधी ने कर दी। तो वो चरणजीत सिंह चन्नी जो परिवार से भी आते हैं काशीराम के, वो जाते हैं और वो जाकर के वाई पूरन कुमार के घर में उनके परिवार से, उनकी पत्नी से सबसे मिलते हैं और उनके साथ खड़े होने का एहसास कराते। कांग्रेस उन्हें यह आभास कराती है कि हम आपके परिवार हैं, आपके दर्द में हम साझीदार होंगे। यही कांग्रेस ने रोहित वेमुला के मामले में किया था, यही हाथरस मामले में किया था और जगह किया था। राहुल गांधी ने हर बार यह किया। राहुल गांधी कोई दलित परिवार में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन दलितों की राजनीति करने वाला चिराग पासवान कहां है? दलितों की राजनीति करने वाला अठावले कहां है? रामदास अठावले। और दलितों की राजनीति करने वाली मायावती, वाई पूरन कुमार के मरने के 5 दिन बाद जब श्रीमती सोनिया गांधी ने भी पूरा पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की चेयरपर्सन की हैसियत से उनकी पत्नी को चिट्ठी लिख दी। वह पत्नी को जो चिट्ठी मिलने के बाद जो सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद मायावती ट्वीट करती। अब आप सोचिए, ये दलित हितचिंतक हैं जो दलितों के लिए आवाज सबसे आखिरी में बन रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं वो इसके लिए भी आवाज नहीं बनी कि हरिओम वाल्मीकि को उसके परिवार समेत उठा करके वहां से फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में ले जाया गया है, रायबरेली से उठा ले जाया गया, सरकार उठा ले गई। तब कांग्रेस पार्टी के वहां के अध्यक्ष तिवारी जी ने के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग पहुंचे और कहा कि उसके साथ यदि कोई अन्याय हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी आप देखिए, जो लड़ रहे हैं वो कोई भी दलित नहीं है, या फिर कांग्रेस का दलित सेल लड़ रहा है, एससी सेल लड़ रहा है, हरिजन सेल लड़ रहा है। जी हां, तो अब आप इनसे समझ सकते हैं कि कैसे ये हितचिंतक बनते हैं सिर्फ वोट के लिए। कहीं आपको चंद्रशेखर नहीं दिखाई दिया, इनमें से तीनों घटनाओं नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उसे तो सांसद बनना था और भाजपा के सहारे ही उसे बड़ा बंगला और वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई, उतना सब सुविधाएं मिलती हैं, तो साहब कैसे बोले? चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग मिलती है तो कैसे करें? तो यह स्थिति है। चलिए, तो ये बताया कि यह हालत। अब तीसरा आ जाए कि हमारे देश के सीजीआई ने ही एक बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं और इस डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, और इसके जरिए जब इस तरह की होती है पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस के पास इसकी ट्रेनिंग पहले दी नहीं गई। डिजिटल इंडिया की तो बात कर दी, ट्रेनिंग नहीं। तो डिजिटल इंडिया की बात करने के पहले देना चाहिए था। इसको सीजीआई बीआर गवई उठाते हैं और इस पर बहुत विस्तृत बात करते हैं। वो कहते हैं किस तरह से इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हो गई हैं, और वह भी हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के दौरान सबसे ज्यादा रेप और दूसरे अपराधों की शिकार लड़कियां ही हुई हैं, दलितों की लड़कियां हुई हैं। इस पर कहीं आवाज नहीं उठती है। और यही नहीं,
इसके अलावा लड़कियां लगातार शिकार हो रही हैं सभी जातियों सभी धर्मों की, और जिस तरह से वो शिकार हो रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था कोई सिस्टम पुलिस डेवलप नहीं कर पाई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह 11 साल की उपलब्धि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली। मैं नहीं बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर मानसी सोनी या किसी के क्या क्या आरोप रहे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं भाजपा के नेतागण किस तरीके से लड़कियों का शोषण करते हैं, दलित लड़कियों का शोषण करते हैं। मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे सभी लड़कियां आज असुरक्षित हो रही, और यह बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई बता देते हैं, आंकड़ों के साथ बता देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार सरेंडर, अपराधियों के आगे सरेंडर, माफियाओं के आगे सरेंडर, सबके आगे सरेंडर। आज बसंतर ये हो सकता है कि दूसरे दौर में कुछ दूसरे माफिया रहे हों, आज किसी जाति विशेष के दूसरे माफिया पनप गए। वो माफिया जो उच्च जातियों के होंगे, भूमियार होंगे, ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे, और वो होंगे, बाकी सब पर हमला होगा। ब्राह्मण जो कथित माफिया होते थे उन पर हमला होगा, दलित माफिया होंगे उन पर हमला होता था, वो है, और मुसलमान होंगे उन पर होगा। लेकिन ठाकुर है, भूमियार है और इस तरह से हैं उच्च जाति के, तो आप माफिया बन के आराम से रह सकते हैं। यह स्थिति हुई। तो इसी दौर की बात करता हूं, और उनसे क्या असर होते हैं वो भी बात करता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन, ये वही तालिबान है जिसके लिए कुछ साल पहले तक नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है, आप देख लीजिए, तारीख समेत देख लीजिए, 2009 का ट्वीट, कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर जो है पाकिस्तान और तालिबान के से बहुत ज्यादा खतरा है। और जब ये इसको लेके बार बार बातें करते थे, खतरा बताते थे, इनके आदित्यनाथ इसको लेकर के बताया करते थे, वो भी देख सकते हैं। बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वहां समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरता पूर्वक कार्रवाई की गई, तब इसका शांत हो पाया। तो आप समझ सकते हैं, जो तालिबान के लिए बोलते थे, उन्होंने तालिबान के लिए उन्हीं योगी की सरकार कैसे व्यवस्था कर रही है, इससे आप समझिए। मर्सिडीज गाड़ी भेज रही है उनके लिए सेवा में। ये सहारनपुर में है। तो अब आप ये समझ लीजिए, ऐसे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा वहां के विदेश मंत्री का, जो आमिर मुस्तकीम आए हैं। और वो जिस तरीके से, यूपी ही गवर्नमेंट नहीं है, इसके अलावा भी यदि देश में आप देखें तो उनका जैसे स्वागत हो रहा है, अपने आप में आपको लगेगा कि इस देश में तालिबानी समर्थक सरकार है। कौन है वो भी देख लीजिए। तो इस तरह से करके यह स्वागत किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारी भारत की सरकार झुकी हुई है, और भारत की यह है नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार जब इस तरह से झुकी हो तो आप क्या कहें। तो साहब ये किया है इन्होंने, और उस तालिबान के आगे झुक करके स्थिति कितनी बुरी होती है। तालिबान ने अपना चेहरा दिखा दिया। वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पुरुष पत्रकार तो आ गए, महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई। इसको लेके राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कड़ी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि आपने भारत के अंदर जहां पर महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया, भारत के संविधान में दिया गया, उनको हर तरह के अख्तियार दिए गए, आपने वह अधिकार छीनने वालों के साथ खड़े हो गए, सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने इसको लेके कड़े शब्द लिखे हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है उन शब्दों का मायने है आज। क्योंकि
नरेंद्र मोदी का ये सरेंडर अपने आप में दिखाता है। ये राहुल गांधी ने साफ साफ लिखा, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने लिखा, तो आप समझ सकते हैं कि उन दोनों ने इसको लेके कहा कि आपने इसको लेके कैसे विरोध नहीं जताया और ये पक्षपात क्यों हो रहा है। जब राहुल गांधी ये सवाल करते हैं तो यूं ही नहीं करते। ये नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार नहीं बोलती। तो तालिबान के यहां का एक प्रवक्ता कहता है कि बस पास खत्म हो गए थे, इसलिए नहीं। पास खत्म हो गए थे, लड़कियों के लिए खत्म हो गए, बाकी सब पास थे। मतलब ऐसा बेतुका जवाब दिया जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं। और केंद्र सरकार क्या कहेगी, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्यों नहीं है? आपके देश के अंदर आपके साथ मिलने को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, आपके साथ हुई वार्ताओं को लेके हो रही है, और उसके बाद यह करेंगे। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक है। क्यों है? क्योंकि ये वही अमित शाह है जिन्होंने अभी हाल के दिनों में एक ट्वीट किया, यह देख लीजिए। इसके मुताबिक जो 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी देश की आजादी के बाद, तब से लेके 2011 तक जो 60 सालों के दौरान मुस्लिम आबादी सिर्फ 4.5% भी नहीं बढ़ी, 4.4% बढ़ी। तो जो 4.5% नहीं बढ़ी हो, उस आबादी के बारे में वो कहते हैं कि इतनी आबादी बढ़ गई मुसलमानों की। और 2011 के बाद जो नरेंद्र मोदी का 11 साल का शासन है, उस शासन काल में वो करीब करीब 10% बढ़ गई। यानी मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बढ़ी। लेकिन जब बाद में यह समझ में आया कि अरे यह बोलने से, यह लिखने से तो हमारी पोल खुल जा रही है, तो उन्होंने तत्काल वो ट्वीट डिलीट कर दिया। यह स्थिति है अमित शाह की कि किस तरह से नफरत फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब खुद फंस जाएंगे और वो हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कैसे सरेंडर करते हैं। तो यह है स्थिति। यह स्थिति ऐसी नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार में सीनियर मिनिस्टर रहे राजेंद्र गोहेन ने अपने 18 भाजपा नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी असम में छोड़ दी। उन्होंने कहा हम ये सोचकर सालों साल रहे कि इस सरकार में पिछड़ों को, आदिवासियों को और सबको एक हक मिलेगा, उन्हें साधन मिलेगा, लेकिन इस सरकार ने सत्ता में पूरी तरह से केंद्रित होने के बाद में पक्षपात और ये सब किया है, और ये पक्षपाती सरकार है, मनमानी चला रही है, और इसलिए हम छोड़ रहे हैं। और उन्होंने अपने सीनियर 18 नेताओं के साथ भाजपा छोड़ दी असम में। अब आप समझिए ये हो रहा है। इसी तरीके से बिहार में भी भाजपा को झटका लगा। अलीनगर विधानसभा सीट से जो भाजपा के विधायक थे मिश्री लाल, उन्होंने भी यह कहते हुए छोड़ दिया कि इस पार्टी में सालों साल, जब से यह सीट कभी भी एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाता था, जब मैं भाजपा में आया उसके बाद यह भाजपा सीट जीती। लेकिन यहां आने के बाद मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्षपाती है, वो पिछड़ों के खिलाफ है और उनके खिलाफ साजिश कर रही, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी के ही पूर्व सांसद हैं संतोष कुशवाहा, उन्होंने भी कहा भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार पिछड़ों का ही शोषण कर रहे हैं, उनके इशारे पर चल रहे हैं। जो पिछड़ों के नेता के तौर पे जाने जाते थे, वही सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, इसलिए हम अपने साथियों के साथ छोड़ रहे हैं जेडीयू एनडीए का साथ। यानी इस तरह से अब इसीलिए पार्टी छोड़ने लगे। कहीं दलित छोड़ रहे हैं, कहीं आदिवासी छोड़ रहे हैं, कहीं पिछड़े छोड़ रहे हैं, और बड़े नेता छोड़, क्योंकि ये सरेंडर सरकार ने इसी तरीके से करके इस देश को बर्बादी में ढकेल दिया है, और वही सामने है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि जब अन्याय की सरकार होगी तो इसी तरह होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज
परेशान है, बौखलाई हुई है और इस तरह की हरकतें कर रही है।